कि कोई इंतहा नहीं। जिससे मैं गुजरा नहीं इन राहों में, मैं बेखौफ हूँ न डर रहता हूँ तेरे दिल दुआओं में। मेरा खून है गरम, मुझ में है वो भरम, झुका न कभी। ये ज़मीं मेरा वतन, आसमां मेरा चमन, रोके न कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ दकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, तजदीद अहद का दिन है, शहदा की क़ुरबानियों की याद का दिन है और पाकिस्तान के बहादुर सपूतों की कामयाबी का जश्न मनाने का भी दिन है। आज ज़ाहिर है पूरी कौम जो है वो गाज़ियों और शहदा को सलाम अक़ीदत पेश कर रही है, ख़राज अक़ीदत पेश कर रही है। वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई और बिलखुसूस आज का दिन जो है ख़ुसूसी तौर पर ये हमें उस दिन की याद दिलाता है जब 17 रोज़ तक 1965 में इंडिया के साथ हमारी जंग रही। इंडिया ने अचानक हमला किया और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और बहादुर सपूतों ने इंडिया को नाको चरने चबवाए थे। चादरी साहब, आज के दिन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर हमें ज़ाहिर जब हम तजदीद अहद का दिन कहते हैं तो यकीनी तौर पर वो अहद जो हमारा इस मट्टी से है, वो अहद जो हमारा अपनी कौम से है, वो अहद जो हमारा अपने आप से है, उसकी तजदीद का दिन है। और उसकी तजदीद में यकीनी तौर पर यह भी एक बड़ा पैगाम, जब हम आज 55वां यौम दिफा मना रहे हैं तो ये पैगाम पूरी दुनिया को गया कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अफवाज एक पेज पर भी हैं और एक साथ भी हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, 6 सितंबर 1965 का दिन जो है वो मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काबिल फ़ख्र और हमारे लिए एक बहुत बड़ा यादगार दिन है। इस दिन हमारी अफवाज ने हमारे वतन के जो बच्चे थे, जो वतन के नौजवान थे, जो वतन के सबूत थे, उन्होंने वहाँ खड़े होकर मुकाबला किया और दुश्मन का उस वक्त मुकाबला किया जबकि दुश्मन हमसे बहुत बड़ा था। उनकी फ़ौज हमसे बड़ी थी, उनके पास वसाइल हमसे ज़्यादा थे, लेकिन जज्बा नहीं था। हमारे नौजवानों ने जो जिस जज्बे से और हमारे बच्चों ने जिस जज्बे से उस वक्त मुकाबला किया, ऐसे लग रहा था कि पूरा मुल्क ही मुजाहिदीन बना हुआ है। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी हुई है और पूरी कौम पाक फ़ौज के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। कोई भी फ़ौज उस वक्त तक कोई भी जंग नहीं जीत सकती, कोई मुकाबला नहीं जीत सकती जब तक फ़ौज अब उसकी कौम उसके साथ ना खड़ी हो। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम ने, पाक फ़ौज के जवानों ने जो 1965 को 6 सितंबर को जो रोल किया, वो पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा और लिखा गया है। हम उसको हर 6 सितंबर को इसीलिए याद करते हैं उसी निस्बत से। हमारे अंदर आज भी वही जज्बे हैं। हमने उसी जज्बे के तहत अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब बाद में भी कई दफ़ा दिया, लेकिन 6 सितंबर जो है वो एक बहुत सुनहरी मौका है जिसको हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। जब हमारे दुश्मन और उसके जर्नैल बैठे हुए ये ऐलान कर रहे थे कि हमने अगले शाम जाके लाहौर के जिम खाने में बैठना है और लाहौर के जिम खाने में शाम के मशरूबात पीने हैं और हमने ये करना है और वो करना है, और जनाब उनकी वज़ीर इत्तला जो उस वक्त की थी वो भी बड़ा ये कर रही थी, बाकायदा प्रेस रिलीज उन्होंने तैयार कर लिए थे, हैंड आउट तैयार कर इंदिरा गांधी ने कि जी हम वहाँ पहुँच रहे हैं और हम ये कर देंगे। लाहौर में फतह का जश्न मनाया। हमारे नौजवानों ने, हमारे पाक फ़ौज के नौजवानों ने
और इस मुल्क की कौम और फ़ौज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। लिहाजा वो जो हमें कामयाबी मिली वो हम अपने हीरोज़ को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उन हीरोज़ को याद करने के लिए हर 6 सितंबर को मुख्तलिफ़ तकरीबात करते हैं। बल्कि 6 सितंबर का जब दिन आता है 6 सितंबर की जब दिन आता है और उसकी पहली किरण निकलती है तो तोपों से सलामी की जाती है उस दिन की। तो मैं ये समझता हूँ कि उन सारे शोधा को उनको याद करने का दिन है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और वतन का दिफा किया और उनके अंदर जो जज्बा था आज हमारी कौम में वही जज्बा मौजूद है। उसी जज्बे के तहत हम दुश्मन के सामने खड़े हो जाते हैं। गो के वसाइल अब भी उनके पास, हमारे दुश्मन के पास ज़्यादा हैं, हमारे पास उस तरह के वसाइल नहीं हैं। उनके पास फ़ौज भी बहुत बड़ी है लेकिन दुश्मन के पास वो जज्बा ईमानी नहीं है जो जज्बा ईमानी हमारे अंदर है, हमारे नौजवानों के अंदर है, हमारी पाक फ़ौज के अंदर है और पाक फ़ौज के सिपा सलार के अंदर है। मैं समझता हूँ वो जज्बा जो है, जंगों में जज्बे लड़ाई करते हैं। ये जो है अपना आलात जो है और ये गन्ने जो हैं और टैंक जो है ये नहीं लड़ा करते, जज्बे। आप देखें 20 ममालिक जो हैं अमेरिका समेत अफगानिस्तान में थे, जज्बा नहीं था, नाकाम और शिकस्त और किस तरह भागे हैं वहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ जज्बा था, तालिबान जज्बे से लड़ रहे थे। इसी तरह जज्बा लड़ा जाता है। हमारी कौम के अंदर जो जज्बा था उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका और हमने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। अच्छा, ये भी ज़ाहिर है, ये कहा जाता है कि ज़ाहिर है एक नौमौलूद मुल्क था 1965 में। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क भी था, वो 5 गुना बड़ा मुल्क है भारत, और फिर वसाइल की कमी भी थी और उनको शायद किसी हद तक सपोर्ट भी इंटरनेशनली कहीं ना कहीं किसी शक्ल में मौजूद थी। उसके बावजूद जिस अंदाज में उस हमले को पसपा किया गया, कम वसाइल के साथ, कम अफवाज के साथ, नौमौलूद मुल्क जिस अंदाज में लड़ा, तो ये यकीनी तौर पर हमेशा क़यामत की सुबह तक याद रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि वहाँ पे जिस प्रेस रिलीज़ का आपने जिक्र किया, यानी वो इतने जोम में थे, इस हद तक वो अपनी तरफ से कंफर्म थे कि जनाब वो ये उन वसाइल हमारे ज़्यादा हैं, फ़ौज हमारी ज़्यादा है। उन्होंने पहले हमला किया, वो नाकाम किया गया, फिर उन्होंने सियालकोट बॉर्डर पे किया, फिर उन्होंने हमारी समंदरी हदूद में जो उनकी बहरी अफवाज थी उन्होंने उस जानिब से आने की कोशिश की। तो हर तरफ से पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह से उनको पसपा किया और जिस तरह से उनके जोम को खाक में मिलाया, मेरे ख्याल में वो बड़ी बात है। जैसे आपने कहा जज्बा लड़ता है, तो यकीनी तौर पर बहुत कम वसाइल एक नौमौलूद मुल्क के पास, जिसके पास अपने शायद अभी वो तंजीमी ढांचे की तश्कील कर रहा था, अभी बहुत से मामलात इंटरनली हल हो रहे थे, उस वक्त ये सूरत हाल पैदा हुई। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि ये बातें जो आपने कही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं कि नया मुल्क था, कोई इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे, कोई इंटरनेशनल सतह पे कोई हमायत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने, हमारी पाक फ़ौज के जवानों में और पूरी कौम ने, मैं समझता हूँ ये कामयाबी पूरी कौम की कामयाबी है। अफवाज पाकिस्तान के जो नौजवान थे वो फ्रंट लाइन पे थे, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी और दुश्मन का जिस तरह मुकाबला किया वो सोच भी नहीं सकता था। दुश्मन तो इस ताकत के नशे में था कि वो शायद शाम तक लाहौर पहुंच जाएगा, लेकिन हमारे नौजवानों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस जज्बे को हम आज भी याद कर रहे हैं। 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस वाक़या को, आज भी हम याद कर रहे हैं। और हमारा दुश्मन जो है वो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि LOC पर और बॉर्डर पर आके ऐसे धमकियाँ शमकियाँ लगाते रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि उस वक्त जब हमारे पास कोई एटम बम नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अब तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। बिल्कुल यकीन। पाकिस्तान उनके जनरल बख्शी का जो स्टेटमेंट सामने आया है कि अपनी अफवाज को और अपनी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि जनाब आपको तो पाकिस्तान ने लड़ना सिखाया है, पाकिस्तान की अफवाज की बहादुरी का एतराफ़ खुद दुश्मन कर रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि दुश्मन अब जो है वो मैली आंख से हमारी तरफ नहीं देख सकता, क्योंकि हमने माजी में उनको बहुत सबक सिखाया है, उनको इतना तारीख़ी सबक सिखाया है और उनके अज़ाइम को ऐसे खाक में मिलाया है कि अब वो नहीं देख सकते। अब उनको पता है, वो ऐसे छोटी मोटी ठाकमाक लगी रहती है हमारी LOC पर भी, उधर भी, लेकिन वो उस तरह जंग नहीं कर सकते हमारे साथ। क्यों? कि अब पाकिस्तान के पास एटम बम है और एटम बम की जो तारीख़ है वो ये है कि भुट्टो साहब ने उनकी बुनियाद रखी, और दूसरी जो है तारीख़ से वाक़यात आप खुरच नहीं सकते। मियाँ नवाज शरीफ ने एटम बम के धमाके किए, तो उनके बाद
बाद जब पाकिस्तान के पास एटम बम हो, जब हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे तो हमने दुश्मन को उस वक्त भी शिकस्त दी। अब तो हमारे पास एटम बम भी है, और आपको याद है कि कई दफ़ा मैंने अपने प्रोग्रामों में कहा है कि हमने ये जो एटम बम बनाया है ये हमने कोई शब बारात पे फोड़ने के लिए तो नहीं बनाया ना, सही, हमने ये दुश्मन के लिए बनाया है। और जब कभी दुश्मन ने कोई ऐसी हरकत की तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि 6 सितंबर वाला जज्बा पूरी कौम में होगा। हमारे अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, सही, लेकिन उसके बावजूद सियासी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हमारी कौम के अंदर दुश्मन के हवाले से एक ही जज्बा है, और हम पूरी तौर पर जो है तैयार होते हैं और पाक फौज के साथ होते हैं, और दुश्मन के हम बखिए उड़ा के रख देंगे। यकीनी तौर पर उस वक्त हमारा दिफा मजबूत था और आज नाकाबिल तस्खीर है। आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारी दिफाई सूरत हाल क्या है, और हमारी अफवाज तब से लेकर आज तक क्या कुछ कर रही है, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं यौम दिफा के हवाले से, और ब्रेक से पहले जो 6 सितंबर के हम याद करते हैं उसमें क्या कुछ हुआ, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। सियातरी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जब हमने ये जुमला कहा कि यौम दिफा के दिन हम तजदीद अहद भी है, और यकीनी तौर पर हम इस हकीकत से भी आशना हैं कि उस वक्त हमारा दिफा मजबूत था और अब नाकाबिल तस्खीर है, तो थोड़ा आज की जो हमारी दिफाई सलाहियत है उसका मैं चाहूँगा कि तज़किरा कर लें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हम जब ब्रेक पे थे तो ब्रेक के दौरान हमें मैसेज किया राजा वाजिद साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जी आज भी हमारे जज्बे जवान हैं और आज भी हम दुश्मन का जो है मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं इस उम्र में भी। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम हर वक्त, दिन हो, रात हो, 65 हो या 2021 हो, हम दुश्मन का मुंह तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे जज्बे तैयार हैं, और इन जो जंगें हैं वो जज्बों से लड़ी जाती हैं। अब हमारे पास बहुत कुछ है, अब 65 नहीं है, अब 71 नहीं है, अब 2021 है, और हमारे हाथ में एटम बम है। तो मैं ये समझता हूँ। और फिर दूसरी बात यह है जो अब दुनिया में ये देखा भी गया है, अब आप अफ़गानिस्तान की जंग देख लें, रशिया आया, अमेरिका आया, दुनिया में जो मुख्तलिफ जो तनाज़े हैं, मुख्तलिफ जो आपके दरमियान इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, उनको जंगों से हल नहीं किया जा सकता, टेबल पर बैठ के बात की जाती है, मुज़ाकरात से हल हो। अमेरिका ने 20 साल तक देखना अफ़गानिस्तान में क्या कुछ किया, बिलाखिर उनको कतर में टेबल पे आना पड़ा। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जंगें हल नहीं है मसाइल का, उसके बावजूद भी अगर हमारा दुश्मन ये कोशिश करे कि किसी तरह वो जंग हम पे मुसल्लत करना चाहता है, तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं और देने का हौसला रखते हैं, और हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उसे नीस्त व नाबूद कर देंगे। अच्छा, ये तो यकीनी तौर पर एक हकीकत है। थोड़ा सा मुल्क की दाखिली सियासी सूरत हाल का जिक्र करें आज। शाहतरीन साहब, आपको पता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं आजकल, बिलखुसूस जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ डेरा गाज़ी खान में ख़ताब किया, मुल्तान में भी वो क़याम करेंगे, कुछ अहम मुलाकातें भी उनकी मुतवक्के हैं। आप क्या समझते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब को फ़तह करने के मिशन पर निकले? मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मुतहर्रिक किया जाए, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में मुतहर्रिक किया जाए पीपल्स पार्टी को, और मेरे ख्याल है इसी हवाले से इसी प्रोग्राम के तहत वो गए हैं, लोगों को मिल भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी किन लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी को किस तरह मुतहर्रिक करते हैं। चलें, ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो किस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ मुल्तान एजाज तरीन साहब। बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब वक्त देने का। बताइएगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जनूबी पंजाब के दौरे पे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं? जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए हैं, उन्होंने डेरा गाज़ी खान का दौरा किया है, मुल्तान में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की है, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस बात पर गौर करना होगा कि कारकुन कहाँ हैं, जो कुर्बानी देने वाले कारकुन हैं उनको नजरअंदाज किया गया है। उनमें सलीम रहमान म्यू है, सलीम शहजाद है, सईदा जमाल लाबर है, हाशिम खान बाबर है। पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुन जो हैं उन्हें तो नजरअंदाज किया गया, और ओहदे उन लोगों को बांटे गए हैं जो दूसरी पार्टियों से पैराशूटर आए हैं, जिनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा और वो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, और उन्हें ओहदे दे दिए गए हैं।
पीपल्स पार्टी को इस बात पर गौर करना होगा कि वो क्या अवामिल है कि उनका वोटर टूटा है। पीपल्स पार्टी मुल्तान को जो है जुल्फकार अली भुट्टो दूसरा लाड़काना कहते थे, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है इस वक्त मुल्तान में पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है। कोई उनकी सीट मुल्तान में नहीं है। उसकी मेन वजह जो है कुर्बानियां देने वाले कारकुन जो हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, पौधे पैराशूटर्स को दे दिए गए हैं, और पीपल्स पार्टी में जो ग्रुपिंग है वो पीपल्स पार्टी के लिए खासी नुकसानदेह है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो दौरा था, उम्मीद थी कि वो कुछ लोगों को, बड़े लोगों को शामिल करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बड़े कई लोगों को जिनकी तवक्को की जा रही थी कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे, अभी तक वो नहीं किया। कल जहांगीर तरीन ग्रुप की क्या खबरें हैं? कुछ इतलात हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते की कोशिश की जा रही है, उधर से तरदीद आ रही है, क्या असल सूरत हाल क्या है? देखिए, जहांगीर तरीन जो है वो साबिक वजीर आजम और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के जो साउथ पंजाब के सदर हैं मखदूम अहमद महमूद के करीबी अजीज हैं। ये अफवाह थी कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन तरीन ग्रुप ने इसकी तरदीद कर दी है कि वो पीटीआई का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होंगे, पीटीआई का हिस्सा ही रहेंगे। सही, उनकी तरदीद के बाद कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आ पाई। बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। एजाज तरीन साहब, क्या जनूबी पंजाब में यानी जो गुफ्तगू अभी इन्होंने बताई है, जो सूरत हाल है कि कुछ लोग नाराज़ हैं, ज़ाहिर है उनको होते नहीं दिए गए जो पुराने पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, तो ये नाराज़गी तो फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा कामयाब दौरा नहीं है? मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के नाम लिए, हाशिम बाबर है, सलीम शहजाद है, सलीम रहमान म्यू है, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने, असलम जाहिद साहब हैं, वो भी बहुत मतलब मुतहरक रहे हैं, आज बुज़ुर्ग हो गए होंगे, लेकिन ये सारी सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को, मेरा ख्याल ये था कि जब वो जनूबी पंजाब में जाएंगे तो वो सिर्फ गिलानी हाउस में नहीं बल्कि वो कारकुनों से मिलेंगे, अंदरून शहर जाके कारकुनों को मिलेंगे। इर्द गिर्द में जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जो भुट्टो साहब के ज़माने में हैं, अल्ताफ़ खोखर साहब बैठे हुए हैं, बहुत ज़माने में मतलब भुट्टो साहब के साथ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने, और इसी तरह के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो भुट्टो साहब के ज़माने के बैठे हुए हैं, उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी फैमिलियों को पूछेंगे कि क्या बात है। सलीम शाहिद साहब एक बड़े तरक्की पसंद दानिश्वर थे, उनके घर जाएंगे, वो तो ख़ुद फौत हो गए हैं लेकिन उनके बच्चे हैं, उनसे पूछे जाएंगे कि आप क्यों नहीं मतलब मुतहरक हो रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में ऐसा कोई प्लान नहीं बना, शायद, या फिर हो सकता है कि इनके किसी अगले प्रोग्राम में शामिल हो। जब तक पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कारकुनों के साथ बराह रास्त रब्ता नहीं रखेगी, कारकुनों से नहीं मिलेगी, कारकुनों के पास नहीं जाएगी, पीपल्स पार्टी उस वक्त तक मुतहरक नहीं हो सकती। इसका मतलब है गिलानी हाउस तक आप ये समझ रहे हैं या ये कह रहे हैं कि गिलानी हाउस तक वो महदूद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस वजह से ये सूरत हाल महदूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने आप को गिलानी हाउस तक महदूद नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको कारकुनों के पास भी जाना चाहिए और कारकुनों से मुल्तान में बहुत ज़्यादा मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी में जो नज़रियाती कारकुन हैं वो ज़रा मायूस होकर पीछे बैठे हुए हैं, तो जब पीछे हो जाते हैं तो फिर जो खिलाफ पैदा हो जाता है, खिलाफ को हवा तो पुर नहीं करती, फिर जो लोग आगे आगे होते हैं फिर उन्हीं में से लोगों को ओहदे दिए जाते हैं, उन्हीं में से लोगों को नवाजा जाता है। लेकिन एजाज तरीन साहब ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो पीपल्स पार्टी का मुल्तान में चेहरा समझे जाते हैं कि ये लोग पहचान हैं। बहुत सारे लोग जो चले गए हैं इस दुनिया में, उनके बच्चे तो मौजूद हैं ना, उनको जाके मिलना चाहिए, उनको को बुलाना चाहिए, उनसे मसाइल पूछने चाहिए, तो फिर मुतहरक होगी। ये दो चार जागीरदार और भी अगर बड़े पीपल्स पार्टी में आ जाएं तो इन जागीरदारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन जो है मुतहरक नहीं होते। ठीक है नाज़रीन, सिलसिला गुफ्तगू हमारा आगे भी बढ़ेगा और बिलखुसूस कुछ अहम इशूज़ हैं जो करप्शन की दास्तान और स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज कुछ ऐसी दास्तान भी हमारे साथ मौजूद है, ऐसे खबर हमारे पास मौजूद है जिसको आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कि पॉली क्लिनिक का मामला, जिसमें हम मुख्तलिफ एपिसोड जो हैं उसकी में जो करप्शन हुई है उसका जिक्र करते रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि कोरोना अलाउंस जो लोगों को दिया गया उसमें भी करप्शन की गई है। शायद साहब, क्या स्टोरी है कि कोरोना अलाउंस में भी करप्शन हुई है? कोरोना अलाउंस में ऐसे हुआ है कि करप्शन ज़रा दूसरे महीनों में हो जाती है बात कि कोरोना अलाउंस जो है वो सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये कहा गया था कि सब लोगों को दिया जाए जो कोरोना का काम करते रहे हैं, जो फ्रंट लाइन पे रहे हैं, जो अस्पताल में हैं। अब इन्होंने किया क्या है, डॉक्टर फारूक अख्तर साहब जिनके बारे में हम अगले हफ्ते में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके आ रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अख्तर साहब क्या हैं, क्या काम किया, कहाँ रहे, किस तरह रहे, कहाँ सफ़र करते रहे, पूरे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। तो आइंदा हफ्ते हम वो सारी डिटेल से लोगों को बताएंगे। डॉक्टर फारूक अख्तर साहब हमारे डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी पसंद के जो उनके नापसंदीदा लोग थे उनको निकाल दिया और उनको कहा कि जी आपको तो मिलना नहीं चाहिए। अब एक आदमी है जिसका नाम है मोहसिन इफ्तिखार, वो 10 साल से सर्जरी के डिपार्टमेंट में है, सर्जन के साथ है, डॉक्टर के साथ, उनका पीएस के तौर पर। अब होता ये है कि जो भी डॉक्टर को मिलने जाता है पहले पीएस से होकर फिर अंदर जाता है। कोरोना पे फ्रंट लाइन का आदमी है, उसको निकाल दिया गया है। उसे कहा जी आपको नहीं देंगे। 37 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर फारूक अख्तर साहब के पसंदीदा नहीं हैं और उनको कहा गया है कि जी आपको कोई अनाउंस नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर जिन कहा यह गया था कि जो लोग 5 माह से तैनात हैं उनको दिया जाए। इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो ईडी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब, उनको तैनाती के 3-3.5 महीने हुए, उनको 5 महीने का मिल गया है। अच्छा, डॉक्टर फारूक तैनाती कम हुई है उसको भी उनको मिल गया है, अगेंस्ट मेरिट जो है मिल गया है। ठीक है। तो ये जो 37 लोग हैं इनको नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और ये लोग वो हैं जो बेचारे एहतजाज में फ्रंट पे थे, जो हॉस्पिटल चलाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये डॉक्टर फारूक अख्तर साहब के पसंदीदा लोग नहीं थे, उन्होंने इनकी गर्दन पे छुरी फेर दी गरीब आदमियों को और कहा कि जी आपको नहीं मिलेगा। और फिर कहा गया मनपसंद अफराद को। फिर एक साहब गए डॉक्टर फारूक अख्तर के पास, उन्होंने ये कहा कि जी ये किस मेरिट और डीमेरिट पे आपने ये लिस्ट बनाई है? तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो आपका नाम लिख के भेजा था और ऊपर सेक्रेटरी साहब ने नाम काटा है। उसने कहा जी वो लिस्ट मुझे दिखा दें जो सेक्रेटरी साहब आपने नाम भेजी है उसमें मेरा नाम है। वो लिस्ट उसको नहीं दी गई। फिर उसने अगला क्वेश्चन किया कि जी आप ऐसा करें मुझे वो लिस्ट दिखा दें जिसमें सेक्रेटरी साहब ने लिखा हुआ है। तो जब मैंने आज वजारत सेहत में पता किया तो मुझे ये बताया गया कि सेक्रेटरी साहब ने किसी का ये नहीं कहा। सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि जो लोग भी काम कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वजारत सेहत की तरफ से, उन सब लोगों को आप कोरोना अनाउंस दें। मैं आपको अर्ज़ करूं कि सेक्रेटरी सेहत जो हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी हैं और उनकी बहुत तारीफ़ होती रहती है। मुख्तलिफ़ कमेटियों का मैंने आपको जिक्र किया, वो ऐसी नहीं है। लेकिन डॉक्टर फारूक अख्तर साहब जो हैं वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर लोगों को साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं। ये जुल्म है। मैं समझता हूँ इस पर सेक्रेटरी साहब को भी और हमारे जो एडवाइज़र हैं हेल्थ के डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी उनको नोटिस लेना चाहिए और वो 37 लोग जिनको महरूम रखा गया है उनको ये देना चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फ़र्ज़ किया 30 आदमी हैं तो आपने 27 को दे दिया, 3 को कहा जी हम नहीं दे रहे हम। इसी तरह दूसरे यकीनी तौर पर कुछ रीजन तो इन्होंने बताई होगी ना कि जो तुमको नहीं दिया गया। सर देखिए जब कागजी कार्रवाई तो पूरी की गई होगी। जब सब कहा ये क्या है कि ये जो फ्रंट लाइन के लोग नहीं थे। अब अच्छा। ये बताएं जब आप 30 में से 27 को दे रहे हैं वो फ्रंट लाइन के हैं और 3 नहीं है, और ऐसे लोगों को भी दे दिया गया है कोरोना अनाउंस जो छुट्टियों पे हैं, जो बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए, जो कोरोना के दौरान थे नहीं, फिर कोरोना के दौरान सारी डिस्पेंसरियाँ बंद थी और डिस्पेंसरी में तैनात सब लोगों को दे दिया गया है। हालांकि किसी ने कोई वहाँ डिस्पेंसरी ने काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने दे दिया क्योंकि डॉक्टर फारूक अख्तर साहब जो हैं वो बादशाह बने हुए हैं। अच्छा, हाँ वो बादशाह बने हुए हैं और वो बड़े डॉक्टर फारूक की वहाँ पर अलाउंस दिया जा रहा है और रोका जा रहा है। डॉक्टर फारूक साहब सारी लिस्टें बना रहे हैं। एक और डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमानुल्लाह। अच्छा, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब ने क्या किया है कि फार्मेसी में डॉक्टर नईम असलम साहब को ले आए हैं। वो उनके बहुत मतलब एक पसंदीदा आदमी हैं और सारे जो है ना अपने अगले खेल तमाशों के लिए जो अगली चीज़ें होंगी उनके लिए डॉक्टर को तैनात कर दिया गया है। अब उनको तैनात करने के बाद एक और सुन लें, उसके बाद एक डिस्पेंसर हैं जिनका नाम है नियाज़ अहमद।
अच्छा, ये हर साल पोली क्लिनिक के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स हमारी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। ये हर साल इनको FBR में भेजा जाता है। FBR में क्योंकि 2 डबल तनख्वाहें मिलती हैं, वहाँ बजट चल रहा होता है जून में, तो वो जून के दौरान डबल तनख्वाहें उनको दी जाती हैं कि बहुत काम हो रहा होता है। अच्छा। FBR में एक डिस्पेंसरी है पोली क्लिनिक की, वाहिद ये हैं जो डॉक्टर अमानुल्लाह साहब के पसंदीदा हैं, और नियाज साहब को वहाँ भेजा जाता है बतौर डिस्पेंसर हर साल। ये पिछले कई साल से इनकी ड्यूटियाँ लग रही। बाकी जो डिस्पेंसर हैं उनको इस काबिल ही नहीं समझते, क्योंकि वो इनके दोस्त नहीं हैं। फिर उसके बाद अब डॉक्टर नियाज को जब इनको ले हैं डॉक्टर नईम असलम को, उसके बाद अब डॉक्टर डिस्पेंसर नियाज को वापस फार्मेसी में लाया जा रहा है, और लाने के लिए सारा प्लान किया जा रहा है। और ED जो हैं डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब, उनको घेरा जा रहा है। डॉक्टर फारूक अख्तर वैसे उनके अमनो वाला हैं डॉक्टर अमानुल्लाह के, वो गेम करके अब उनको FBR से डॉक्टर डिस्पेंसर नियाज को यहाँ लाया जा रहा है फार्मेसी में, ताकि अगले के जो टारगेट्स हैं, अगले जो माहौल हैं वो किया जाए। फिर मैं अगले प्रोग्राम में आपको ये भी बताऊँगा कि पोली क्लिनिक में जो स्टेशनरी ख़रीदी जाती है वो किस डिस्पेंसर की दुकान है स्टेशनरी की, मेलोडी में, और वहाँ से उससे किस तरह टेंडर लिए जाते हैं और किस तरह टेंडर करके किए जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं सारे मेरे पास। और अब जो आगे लेनी है स्टेशनरी, इसीलिए जनाब वो उनको लाया जा रहा है, और उनकी दुकान से और वो टेंडर से जो 2 रुपए की चीज़ है वो किस तरह मतलब 20 रुपए में ख़रीदी जाएगी। जैसे कि हमने कल ये पिछले प्रोग्राम में अपने बताया था कि 2 रुपए का मार्क्स, यार ये जुल्म की इंतहा है कि नहीं इंतहा, इस कौम का कैसे ये पैसा लूट रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। 2 रुपए का मार्क्स 14 रुपए में ख़रीदा गया है और कोई पूछने वाला नहीं है जनाब इनको ये किसने किया है। डॉक्टर अमानुल्लाह से कोई पूछने वाला, आवाम का पैसा है और अस्पतालों के लिए आ रहा है वो पैसा और उसको लूटा जा रहा है। मैं समझता हूँ इस पर सेक्रेटरी, हमारे जो सेक्रेटरी सेहत हैं उनको भी, और फैसल सुल्तान साहब जो एडवाइजर है उनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और इसमें जो जो मुलव्वस है कम अज़ कम उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि ये अफसरान क्या कर रहे हैं, ये कौन अफसरान है जो टेंडर मंजूर कर रहे हैं, ये कौम को लूट रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमने ज़ाहिर वो अद्वियात के हवाले से भी बात की थी, अभी आप जिक्र कर रहे हैं मास्क का भी हमने जिक्र किया। आज ये कोरोना अलाउंस की मद में जो मनपसंद अफराद को दिया जा रहा है और नापसंदीदा को नहीं दिया जा रहा है, ये भी सूरत हाल सामने आई है। एक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं? हुकूमत की, आप ज़ाहिर है सेक्रेटरी सेहत साहब ने एक्शन लेना है, या फिर जैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान का आपने जिक्र किया उन्होंने एक्शन लेना है, तो इस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हुई है? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए मुख्तलिफ इदारों को लिख दिया गया है। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ जो हैं वो हो रही हैं, और जिन लोगों को इंक्वायरी के लिए कहा गया है वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ध्यानदार लोग हैं, और उनकी वो जब इंक्वायरी करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई होगी। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैंने ये देखा, जब आप बात कर रहे थे तो मैंने अपना मोबाइल पे देखा तो मुझे पोली क्लिनिक के एक मुलाजिम ने ये मैसेज भेजा है कि जी एडमन में 50 मुलाजिम हैं जिसमें 5 को नहीं दिया गया, 45 को दे दिया गया है। अब ये क्या क्राइटेरिया है यार? 50 को आप 45 को आप दे रहे हैं और 5 क्योंकि आपकी बात नहीं मानते, या आपके मतलब वो सर्कल में नहीं है, सर्कल में नहीं है, आपके बातें नहीं मानते, वो कोई दूसरी बात, उनको आपने काट दिया है। ये जुल्म है। मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी जो हमारे सेक्रेटरी सेहत हैं इनको ये फौरन एक्शन लेना चाहिए, और तमाम पोली क्लिनिक के मुलाजमीन को जो कोरोना अनाउंस है वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 में से आप 45 को दे दें और 5 को कहें आप नहीं है। ये डॉक्टर फारूक साहब को अंधेर नगरी नहीं है, ये इस तरह नहीं काम चलेगा। आप बददियानती ना करें और गरीब लोगों के साथ जुल्म ना करें, आपने भी अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, हकदारों को उनका हक मिलना चाहिए। इसी के साथ ही एतजाज नकीर से जातरीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।